आइए आज बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज इज़ वन ऑफ देम। यू नो, मोर देन 1 मिलियन केसेस आर देयर इन इंडिया पर ईयर। क्या होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़? तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में पता कैसे चल सकता है? अगर किसी प्रेग्नेंट पेशेंट को बार बार बहुत भूख लग रही हो, बहुत पानी प्यास लग रही हो या बार बार यूरिनेशन हो रहा हो, यानी कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। इसके अलावा बेबी का वेट बहुत एक्सेसिवली हाई लेवल पे ग्रो कर रहा हो या बहुत थकावट फील हो रही हो। अगर हम उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ब्लड शुगर वैल्यूज़ मोर देन एक्सेप्टेबल लिमिट्स, यानी कि 180 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से खाना खाने के बाद, या फास्टिंग में मोर देन 95 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यूनिट से आती है। ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करते हैं। आखिर हम लोग ये ना हो उसके बारे में पहले से कैसे पता लगा सकते हैं? हम लोग हर प्रेग्नेंट पेशेंट्स का 24 to 26 वीक्स में एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। क्या करते हैं, 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज उनको पिलाते हैं और ग्लूकोज पिलाने के बाद में 2 आवर्स में उनका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। अगर ये ब्लड शुगर लेवल 140 से ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि उस पेशेंट का मेटाबॉलिज्म में कुछ चैलेंजेस है जिसके कारण से उनका शुगर लेवल हाई रह रहा है। उसमें हम लोग कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील दिया जाता है, मील की क्वालिटी पे वर्क किया जाता है, ज़्यादा शुगर या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने को कम दे करके हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर डाइट पर उनको लेके जाते हैं। और ये टेस्ट दोबारा करके देखते हैं जिसको हम लोग GTT कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट में हमको मल्टीपल सैंपल्स लेने होते हैं। जैसे हमने GCT में उनको स्क्रीन कर लिया, उसके बाद हम लोग ग्लूकोज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद में उनको 2 to 3 वीक्स में रीस्क्रीन करेंगे ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट के बारे में साथ में। उसमें हम लोग उनको सेम ग्लूकोज पिला के 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर्स, तीनों एक घंटे के में उनका ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उनके हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं। अगर ये वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ अगर डेविएट कर रही होती है, दैट मीन्स अगर पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लिया, डाइट कर लिया, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, एक्सरसाइजेस को कर लिया, उसके बाद भी ये वैल्यूज़ नॉर्मल लिमिट में नहीं आ रही है, दैट इज़ अ पेशेंट जिसमें हमको उनको दवाइयों का सहारा देना पड़ता है या कभी कभी इंजेक्शंस, यानी कि इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। अब हमको लगता है कि ये होता ही क्यों है? आमतौर पे जो प्लेसेंटा होती है, जो अवल नाल या आहार नाल होती है बच्चे की, उसके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिसके कारण से बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा या फिर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आ जाती है। उसके लिए हमको, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन से अधिकतर पेशेंट्स को हम लोग शुरुआती लेवल पे ही करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की फैमिली में किसी को डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, ओवरवेट है, या वो खुद एल्डरली हैं, उनकी एज 35 से ज़्यादा है, या फिर उनका बहुत ज़्यादा वेट गेन करता है, और एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है PCOS, ऐसे पेशेंट्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो भी गए तो उससे हमको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मदर को बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, वेट गेन हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा उनका, और उसी के साथ साथ बेबी के अगर रिस्क फैक्टर देखे जाएँ तो उसमें प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, समय से पहले बच्चा डिलीवर हो सकता है, बच्चा अत्यधिक हैवी वेट का होगा, बच्चे का वजन 4 किलो से ज़्यादा अगर होता है तो कई बार हम लोग अक्सर रेट्रोस्पेक्टिवली डायबिटीज़ को चेक करते हैं कि कहीं मदर को डायबिटीज़ तो नहीं है। थर्डली, बच्चे में हार्ट डिफेक्ट्स होने के चांसेस हो सकते हैं या कंजेनिटल बर्थ से ही हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मदर्स को काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, बार बार यूरिन लग जाएगा, बच्चे का पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको हम लोग पॉलीहाइड्रेमियस कहते हैं, या उनको ईस्ट या फंगल इन्फेक्शन के इंसिडेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बच्चों को पैदा होने के बाद में जॉइंटिस होने के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो बच्चा बर्थ लेने के बाद उसकी लाइफ में उसको शुगर होने के चांसेस बढ़ते हैं। कभी कभी ये बहुत सीवियर हो जाए तो बच्चे के पेट में ही डेथ हो सकती है, यानी स्टिल बर्थ हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 24 to 26 वीक्स में आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप को स्क्रीन कराइए कि कहीं आप में इसकी संभावना तो नहीं है। हम लोग शुरुआत में इसको पकड़ लेंगे तो इसके होने वाले नुकसान को हम लोग बहुत टाइमली सेव कर सकते हैं। अगर ये इसका प्रॉपर इलाज किया जाता है तो वैसे माना जाता है कि डिलीवरी के बाद ये सेल्फ लिमिटिंग है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में खुद ही करेक्ट हो जाता है। जैसी डिलीवरी होती है आपके हार्मोन्स लेवल नॉर्मल आते हैं, डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल होने लग जाता है। सिर्फ
कुछ पेशेंट्स ही जिनको मैंने बताया हाई रिस्क होते हैं, उनको ये टाइप 2 डायबिटीज़ में, यानी कि मेचोरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ में, जिसमें उनको आगे भी जाके दवा लेना पड़ता है, उस डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से अपनी डायबिटीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैनेज किया है या मेंटेन किया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, डायबिटिक हमारी सोसाइटी में एक एपिडेमिक की तरह आ रहा है, महामारी की तरह आ गया है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? एक नॉर्मल स्त्री जो प्रेगनेंसी के पहले बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो डायबिटीज़ का शिकार हो सकती है। इसकी जानकारी अगर हमको सही समय पर हो जाए और उसका उपचार हो जाए तो ये स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है। बहुत लिमिटेड पेशेंट्स को इसको आगे कंटिन्यू ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बस ज़रूरत है इसकी सतर्कता की, इसके प्रति अवेयरनेस की और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की। मेरा आपसे राय है, आप अपना ख्याल रखिए और प्रेगनेंसी के दौरान अपनी इस जांच को ज़रूर करवाइए, और अपना ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे के भी आगे जीवन में इस प्रॉब्लम को होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।